नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के 85% आबादी बहुजनों को एक टेलीविजन के एंकर ने चोर, कामचोर और न जाने क्या क्या कहा है। वहीं तो रोहित सरदाना को डॉक्टर उदित राज जी ने एक रीट्वीट किया है कि आप हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब हम लड़ेंगे नहीं। संविधान को आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। और चीन हो, नेपाल हो, तमाम बड़े मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर उदित राज, आप सब इनको जानते हैं, बहुजन समाज से हैं, IRS बने, नौकरी छोड़ी, हायर एजुकेशन में थे, उसके बाद लंबा समय तक आंदोलन चलाते रहे, आज भी आंदोलन चला रहे हैं, संसद में भी जाने का मौका मिला। तो इन्हीं सब पर समझेंगे। और अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। सर, स्वागत है सर नेशनल दस्तक पर। हाँ, धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर टेलीविजन और अखबार की भूमिका? क्या लगता है, उदित राज अगर इस देश में रक्षा मंत्री होते या प्रधानमंत्री होते तो मीडिया क्या सवाल पूछती कि नेपाल घुस रहा है, चीन घुस रहा है? आज क्या लग रहा है, अखबार टेलीविजन वाले क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं सरकार से? इतना बुरे दौर से भारत कभी गुजरा नहीं, और 73 इयर्स में नेपाल, जिसको कि कोई महत्व ही नहीं दिया जाता था, उसने भी हमारी जमीन अपने नक्शे में कर लिया है। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात या अपमान की बात भारत के लिए क्या हो सकता है। हमारे सैनिक को भी, हमारे सिविलियन को मार भी दिया और किडनैप भी कर लिया। सीतामढ़ी जो जिला है और नेपाल और बिहार के सीमा पर है, तो फिर भी ये 56 इंच का सीना और ये भक्त नहीं बोल पा रहे हैं। और कुछ लोगों ने, कौन लोग भक्त हैं सर? कौन लोग भक्त हैं? ये RSS वाले हैं और पिछड़े समाज के काफी लोग हैं जो ये अंधविश्वासी हैं, यही सब लोग हैं। और एक महीने पहले अगर मोदी जी ने सर्वदलीय पार्टी बुलाया होता और शर्म की वजह से चूंकि राष्ट्रीयता के नाम पर आए तो बात को छुपा के रखा और मीडिया भी छुपा के रखा, और चीन एक महीने से कब्जा करता रहा। उसमें मैं समझा देना चाहता हूँ, लद्दाख के उत्तरी और पूर्वी तरफ फिंगर्स है, तो वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिंगर 4 तक वो हमारे सैनिक हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और फिंगर 8 पर चाइना है। तो चाइना की सेना पिछले महीने ही फिंगर 4 तक आ चुकी, अर्थात 8 किलोमीटर अंदर घुस गई थी। और प्यांगोंग लेक है, प्यांगोंग लेक के ये पूर्वी उत्तरी साइड में है, और ये लगभग 60 किलोमीटर का रास्ता है, और उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। सर, आप ये सारी बातें बता रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि वो जेल में डाल दे रहे हैं। नहीं, आप ये बताएं। खैर, उसकी तो हमें चिंता कभी थी ही नहीं। वो जो चाइना है, अक्साई चीन से एक रोड निकालना चाह रहा है और लगभग उसका काम पूरा हो चुका है। तो ये अगर यहाँ पर अगर मिलिट्री इंडियन रहती है, क्षेत्रफल रहता, तो उसको चाइना से और जिंगजियांग और लाहौर से जोड़ने में मुश्किलें आएंगी। तो क्या है कि जिंगजियांग जो प्रांत है चाइना का, और रोड जो कनेक्ट पाकिस्तान से कर रही है, उसके टच हो रही है, इसलिए चीन ने ऐसा किया है। दूसरा कारण क्या है कि हमारे सरकार ने चाइना के खिलाफ बड़ा माहौल पैदा किया कि चाइना की कंपनियां निकल के आ रही हैं, भारत में आ रही, जबकि वो सब जा रही हैं वियतनाम में, कोलालमपुर में, मलेशिया में जा रही हैं, बैंकॉक में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण नहीं है,
सामाजिक वातावरण, पॉलिटिकल वातावरण और इकोनॉमिक है नहीं। तो जो ये झूठ बोल रहे थे कि सब चीन की कंपनियां यहाँ आने वाली हैं, मेजर 10 में से 8 तो चली गई उधर, तो यहाँ कोई ऐसा आने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कम्युनल राइट्स हुआ, इसको भी लेकर के, यहाँ की मीडिया को भी लेकर के, अमेरिका के एक जर्नलिस्ट ने ट्रम्प के उसमें कॉन्फ्रेंस में कहा कि यू डोंट कंसीडर मी एज इंडियन जर्नलिस्ट, यानी जो भारत के चाटुकार पत्रकार हमें ना समझो। तो पूरा दुनिया जान गई कि चाटुकार पत्रकार है। और यही जी-टीवी और यही लोगों ने चाइना को चिढ़ाया कि मोदी से थर्राया चाइना, चाइना कांप रहा है। और ड्रैगन क्या बोला था ड्रैगन के बारे में कि शेर से कांपा ड्रैगन, हाँ, थर थर। अब पता लगा इन मीडिया वालों ने भी मोदी को मरवाया है। जो चिढ़ाया है चीन को, यहाँ की मीडिया ने चमचागिरी ज्यादा करने को इन कई फैक्टर से चिढ़ गया चीन। आप जानते हैं शंभू कुमार सिंह जी, उनकी 26 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारी 2 ट्रिलियन 2.25 ट्रिलियन इकोनॉमी है। कोई मैच है? ये हो सकती थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर ये अंधभक्त न बने होते, जीएसटी गलत ढंग से न लागू किया होता, चलती हुई अर्थव्यवस्था का रोका इन्होंने, डिमोनेटाइजेशन लगाया इन्होंने, और सारी पावर सेंट्रलाइज एक हाथ में हो गई। न मिनिस्टर, न एमपी, न ब्यूरोक्रेसी किसी को फंक्शनल नहीं छोड़ा। तो अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से नहीं चौपट हुई है। आज तो आर्थिक शक्ति की लड़ाई है। ऑटो सेक्टर 1 साल से डूबा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सोलर सेक्टर भी खत्म था एक तरह से, एनर्जी सेक्टर इतना प्रभावित था। तो ये सारे सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर भी श्रिंक हुआ था। तो ये पहले की है, एक बात नहीं है कि केवल कोरोना का इफेक्ट, कोरोना की आड़ में सर हम लोगों ने लंबी बातचीत की। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री के हम साथ हैं। चाइना का मामला है, नेपाल का मामला, वो अभी भी अहीर रेजिमेंट और सर हम अभी भी साथ हैं। और अहीर रेजिमेंट और जो जाट रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट था, प्रधानमंत्री को बनाना चाहिए ताकि हम लोग चाइना से लड़ने का मौका मिले। सर मेरा सवाल है कि क्या लग रहा है, आज रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखा है कि प्रधानमंत्री के जितने सलाहकार और टेक्नोक्रेट हैं वो सब के सब जो हैं वो चापलूसी करते हैं प्रधानमंत्री के। आप तो बीजेपी में रहे भी हैं, आपकी कई बार मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे, क्या तरीका है उनका काम करने का? वहां चापलूसी टिकेगा। मैं 2 बार 3 बार मोदी जी से चर्चा किया था टैक्सेशन के मामले में, इनकम टैक्स के मामले में, तो वहां चापलूसी टिकेगा। ब्यूरोक्रेट की और टेक्नोक्रेट की गलती नहीं है। अगर रामचंद्र गुहा के जगह पर मुझे लिखना होता तो मैं ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट को दोषी नहीं मानता। मोदी जी बहुत ही चौकन्ने व्यक्ति है और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, और पूरे देश को जो आदमी टोपी पहना सकता है, वो आदमी को ये नहीं पता कि सही है क्या गलत है। तो वो जो चाहते हैं उसी भाषा में ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट बोलते हैं। हमेशा होता है जो राजा चाहता है उसके जो सिपाही सलाहकार होते हैं उसी के हिसाब से वो भी अपने आप को बिहेव करते हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये जो पूरा मामला है, ये जो सब कुछ छुपाने का है, जो मीडिया तो आप लोग को तो मीडिया, इस देश के तमाम रिजर्वेशन वाले को मीडिया कह रही है कि सुधीर चौधरी ने साफ साफ वीडियो बनाया, कहा है कि आप लोग कामचोर हैं, आप लोग की वजह से देश की बर्बादी हो रही है, देश की तमाम गरीबी, लाचारी, बेबसी और देश की तमाम समस्याओं के लिए आरक्षण वाले जिम्मेदार। देखिए ऐसा है कि सुधीर चौधरी जेल गए थे और 100 करोड़ की डील में जिंदल से और टेप हुआ था, तो ये लगभग 6 महीने जेल काट के आए, तिहाड़ी है। और सुभाष चंद्रा देश छोड़ करके भागने वाले थे।
सुभाष चंद्रा को एनएचआई का ठेका बहुत मिला, और सुभाष चंद्रा और जब राज्यसभा का सीट जीतनी थी तो वो जो कांड हुआ था, किस तरह से जीता था, वहां भी बेईमानी हुआ था। तो जो लोग बेईमान हों, रिश्वत हों, खोर हों और इस तरह से पैसा कमा करके अंपायर बनाया ना है, वो कमेरों को, ईमानदारों को वो सर्टिफिकेट देंगे? कौन ऐसा है दलित ओबीसी का जो पैसा लेकर के विदेश भागा हो और मुझे अकाउंट दे दिया जाए किसी भी बड़े पूंजीपति का इस देश में, 10 साल का मैं जेल भेज दूंगा। ईमानदारी से पैसा कमाया गया है। तो किस तरह से एनएचआई का ठेका खुद लेकर के आगे ठेका दे दिया है। ये तो दलाल लोग हैं और दलाली कर रहे थे। जिंदल से दलाली से पैसा कमाने वाले लोग आज अंगुली उस पर उठा रहे हैं जो खेत जोत करके अन्न पैदा करता है, जो इस देश की इमारतें खड़ा करता है, जो फैक्ट्रियां चलाता है। वो दिमाग नहीं कम चलाता है, सीधा है, क्लेवर नहीं है, तो उसकी क्षमता के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। लेकिन सर कांग्रेस ने भी तो सर पत्ते एकदम हथियार डाल रखा है सर, सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये बात तो मैं मानता हूं कि राहुल जी हैं, वो तो बराबर लड़ रहे हैं और संगठन को पूरे खड़ा होना चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसमें, चाहे वो शरद पवार जी हों या तेजस्वी हैं, ममता हैं, अखिलेश हैं, इनको भी नेशनल इश्यूज के ऊपर बोलना चाहिए। ये अपने आप को रीजनल क्यों बना रखा है? केवल कांग्रेस का ही काम है नेशनल इश्यूज के ऊपर बोलना। आज हमारा देश कितने खतरे में है। नेपाल ने कैप्चर कर लिया हमारी जमीन को, और चाइना ने, नेपाल ने जिस तरह से आंख दिखाना शुरू किया, और जो ये आपका लिपू लेक है और काला पानी है, जहां से हमने कितना अरबों रुपया लगा करके रोड बनाया, आज चाइना अपना दावा कर लिया है जो बनाते वक्त नहीं किया है। आपने अभी ट्वीट किया सर कि दलित अब और पिछड़े भोले भाले नहीं रह गए हैं, आप अब हिंदू मुस्लिम बड़ा संभव नहीं है। रोहित सरदाना जिस तरह से ट्वीट किया, क्या लग रहा है सचमुच ग्राउंड पर कुछ चीजें बदलती दिख रही है? बिल्कुल बदली है। उत्तर प्रदेश में 90 तक 80 तक आए, हर साल 2-4 शहर ऐसे होते थे कि जहां कर्फ्यू लगता था। मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, और आपका रामपुर है, बरेली है, इलाहाबाद है, मऊ है, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस भी है, ये सारे, आजमगढ़ भी है। ये सारे जिलों में, 2-4 जिलों में हर साल लगभग कर्फ्यू महीने 15 दिन का लगता ही था। हिंदू मुसलमान होता क्या था, भले भोले भाले दलित समाज के लोग होते थे, इनको दारू पिला देते थे और शाम को वक्त दारू पिला करके इनसे ढेला फेंकवाते थे मुस्लिम एरिया की तरफ। फिर मुसलमान भी उधर से चालू हो जाते थे। तो ये बहुजन आंदोलन की एक दिन तो है कि अब दलित आगे नहीं आ रहा है, तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यक को परेशान कर रहे हैं। अब तो दलित लड़ने को तैयार नहीं। जौनपुर की जो घटना है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मांग करता हूँ। ऐसे तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की भी हत्या कर लेता है, एक अहीर दूसरे अहीर को मारता है, एक ठाकुर दूसरे ठाकुर को भी कत्ल कर देता है। तो जो व्यक्तिगत झगड़े हो जाते हैं उसको कम्युनल रंग देने का कोशिश किया और मुझे उसमें घसीटने की कोशिश किया। मेरे टाइम्स नाउ ने टॉक शो किया, तो हमने कहा आपको उसी दिन, वहां पर महाराष्ट्र में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में और जगह दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता, हम कहा वो घटना आप नहीं चर्चा कर रहे, इसलिए कि मुस्लिम और दलित एंगल मिल गया है, तो ये आप जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ट्वीट किया कि ये दलित उस समय का नहीं है जो 90 के पहले का उत्तर प्रदेश का हुआ करता था कि मुर्गे की तरह उसे लड़ा देते थे। अब वो नहीं लड़ता है। तो लेकिन मीडिया ने बहुत उकसाने की कोशिश किया, मुझे
भी मुझसे भी बड़ा बुलवाने की कोशिश किया। हम कहा बिल्कुल ये झगड़ा है, वायलेंस है, हत्या है, हत्या तो नहीं हुई, इनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो आप चाहते हो हम नहीं करेंगे। तो एक बनिया दूसरे को बनिया को मारता तो आप नहीं कहते हो, तो ये एक क्राइम है, उस क्राइम के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस के तो जैसे आपने बीजेपी छोड़ी, आपका समाज, आप बीजेपी में गए, आपने बीजेपी छोड़ भी दिया, आपको इतनी आलोचना झेलना पड़ रहा है। ये जो जो कांग्रेस के तो सारे के सारे अभी भी कांग्रेस को लोग वोट देते हैं और कांग्रेस बीजेपी की सरकार बना दे रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी समझ रही कि उसके वोटर जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही बचे हैं और उसको ऐसे नेताओं को भी आगे रखना चाहिए, आगे करना चाहिए? अभी देखिए राजस्थान में, गुजरात में कांग्रेस को बहुजन कैसे वोट दे, वो तो वोट देती है कांग्रेस को। पता चला कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में सरकार बीजेपी की बनवा दे रहे हैं। अभी कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष ने बोल दिया तेजस्वी यादव CM नहीं हो सकते, वो झा जी का वहां उन्होंने प्रेसिडेंट बना रखा है। तो कांग्रेस में कहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को लीडरशिप मिल रही है? लल्लू प्रसाद जेल जा रहे हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है। देखिए, आपकी बात में बड़ा दम है। CSDS का आंकड़ा है कि 80% सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया और काफी दिनों तक सवर्ण वहीं रहने वाले हैं। कांग्रेस को अपने ढांचे में परिवर्तन करना चाहिए और जो परिवर्तन अभी तो नहीं है लेकिन आगे जरूर करना पड़ेगा। जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला मैं असहमत हूँ। ऐसे वक्त पर RJD को मजबूत करना चाहिए, अपने आप को भी मजबूत करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो बहुजन के विचारधारा के बड़े समीप है। वो लोग भी जितने कार्यक्रम चलाए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान चलाया, मनरेगा करा, ट्राइबल सब प्लान करा, या तो जितना वेलफेयर स्कीम किया है कांग्रेस ने ही किया, दलितों के लिए। क्या सर कांग्रेस को अब समझ में नहीं, अभी भी नहीं आता कि जनरल कैटेगरी के लोगों को वो लीडरशिप दे रहे हैं और वो चले जा रहे हैं बीजेपी में? अभी गुजरात में हो गया, राजस्थान में छुपाना ये हमारे भी कुछ समझ से बाहर है। ये बात तो मैं आपसे सहमत हूँ कि जब तक, और वैसे भी किसी भी पार्टी को का स्वरूप होना चाहिए, जैसा समाज है वैसा स्वरूप होना चाहिए। तो दलितों पिछड़ों को का स्वरूप जिस तरह से भारत का समाज है उसके हिसाब से होना चाहिए। मैं जरूर अपील करता हूँ नेता लीडरशिप से कि ऐसा किया जाए। आप बहुजनों से क्या अपील करेंगे कि उनके बहुजन का भला बहुजन ही करता है? सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फैसले आए हैं OBC आरक्षण को लेकर, मौलिक अधिकार नहीं है, कोलेजियम सिस्टम की आप लोग मांग कर रहे थे, क्या लगता है उदित राज जी अब लगभग आपका आंदोलन भी बहुजनों का खत्म हो गया कोरोना के बहाने, अब लगभग अब कुछ बचा नहीं है? आप बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, आगे पीछे कोई है नहीं। लगभग हम लोग जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी और 70 साल में जो यहाँ तक पहुंचे थे वो लगभग खत्म हो गया है, या कुछ उम्मीदें बन रही है, आपको बच दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि बहुजन आंदोलन से एक तरफ अगर फायदा देखा है तो दूसरे तरफ बहुत बड़ा क्षति भी हुई है। क्या इन्होंने 30 साल से कहा कि सत्ता सत्ता सत्ता, राजनीतिक सत्ता? मैं आपके सामने रखता हूं कि सवर्ण 15% को निकाल दीजिए, कभी उदित राज की या शंभू कुमार सिंह की या मायावती की लीडरशिप नहीं मानेगा। अब आते हैं बैकवर्ड में। बैकवर्ड भी देखता है कि उसके नीचे कौन सी जाति है, फिर उसके वाला उसको देता है नीचे जाति है। तो जाति के आधार पर बैकवर्ड में राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई हैं, विचारधारा के आधार पे नहीं। अगर जात के आधार पर न होता तो मुलायम सिंह मंडल का विरोध करके खड़े रह गए, तो जातीय आधार था। तो और यहाँ तक अगर मायावती का भी जहां तक देखा जाए तो दोनों चीजों का मिश्रण है, विचारधारा भी है, और जाति की संख्या अगर न हुई होती तो इतिहास के हो गए होते। तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि दलितों की लीडरशिप को अभी यह देश बर्दाश्त नहीं स्वीकार नहीं करेगा। और दलितों में मान लो 16% दलित हैं, 8% सर ये OBC वाले कहाँ सत्ता हैं? वो भी तो बाहर है। नहीं, आप तो सुन लीजिए। ओबीसी कम से कम OBC सत्ता के बाहर है, वो अलग बात, लेकिन OBC अपनी भी लड़ाई नहीं लड़ रहा है।
दलित तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो अंतर तो है। मुझे तो लग रहा है सर पूरा बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है शेड्यूल कास्ट के पूरा वो तो उनका साथ दे रहे हैं। अभी देखिए डेंटल मेडिकल और डेंटल कोर्सेस में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हुआ है, कोई चूत नहीं बोला, हम लोगों ने कोशिश किया उठाने का। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कई भर्तियां हुई जिसमें ओबीसी नहीं है, ओबीसी के लोग चुप है। 69,000 जो टीचर्स की भर्ती है वो प्रियंका जी ने उठाया, जबकि सबसे ज्यादा अखिलेश जी को उठाना चाहिए। तो बैकवर्ड तो इस देश का भागीदारी की प्रियंका जी वही राजनीति कर रही हैं जहां कोई दूसरा बहुजन लीडरशिप है, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी। प्रियंका जी छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम है, राजस्थान में एट्रोसिटी है, वहां नहीं बोलती हैं वो। देखिए ऐसा हत्या हो रही है राजस्थान में, वहां नहीं दिखता है प्रियंका गांधी का। एक ट्वीट बता दीजिए सर मुझे। देखिए ऐसा है, हत्या बीजेपी के टाइम में भी होगा, बीएसपी के टाइम में भी होगा, कांग्रेस के टाइम में होगा। हाँ। जिसका स्रोत, जिन चीजों का स्रोत समाज से है, समाज के सुधार से होगा। सत्ता मायावती के टाइम में भी हत्याएं होती थी, पिटाई होती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक्शन ना होना गलत बात है। दूसरी बात है कि इसकी जो जड़ें हैं समाज में है, राजनीति में कम है। एक बात, मेरी बात को आपने रोक दिया। तो ये जो बहुजन 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 करके ये न धरना, न प्रदर्शन, न मांग, न ज्ञापन, न विधानसभा में, लोकसभा, हम देने वाले बनेंगे। हत्या हो गई दलित की, हम देने वाले बनेंगे। आरक्षण नहीं पूरा हुआ, हम देने वाले बनेंगे। पट्टा के जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, हमारी सरकार आएगी, हम देखेंगे। और प्राइवेटाइजेशन हो गया, हमारी सरकार आएगी, हम देखेंगे। तो मैंने इसलिए पृष्ठभूमि बनाई कि क्या 150 वर्ष में दलित अपने बूते पर राजनीतिक सत्ता में आ सकता है? इत्तेफाक एक बार 2007 में हुआ था, परिस्थिति बस जो बूते, बाकी तो बीजेपी के सहयोग से हुआ। अब सुश्री मायावती जी को इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन बन गई है। 8 करोड़ मजदूर मरा है, परेशान हुआ है। सवाल किससे पूछ रही है? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया इनको? तो कमाल खान का जो उनका सवाल ये था कि जो कांग्रेस यूपी में मजदूरों के लिए चिंतित है, वो राजस्थान में क्यों नहीं भिजवा रही है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। ये बाद में उनका मायावती का जो मौलिक बात थी कि मजदूरों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और दूसरी बात है, मायावती ने यह कहा था, लेकिन आप मेरी बात कांग्रेस को क्लीन चिट देंगे सर, पूरा कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो रही है, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश। अरे आप सुन तो लीजिए भाई, कि बीएसपी नहीं शामिल हो रही पूरा। कांग्रेस में शामिल हो रही है। नहीं, कांग्रेस कहीं भी शामिल होता है, बीएसपी का तो और ज्यादा बिकाऊ है। बीएसपी नहीं, वो आपके प्रश्न में कोई दम नहीं है। बीएसपी के तो कहीं सारे चले जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते। मायावती ने कहा कि अगर योगी बस मंगा रहे हैं लखनऊ में तो क्यों नहीं ले जाती बस। और क्यों मायावती ने कहा कि योगी के ऊपर क्यों बना रहे हैं, मतलब दबाव बना रहे हैं बसों लेने के लिए। मायावती ने कहा कि ये बसें अशोक गहलोत अपने प्रदेश में चलाएं। मायावती ने यह कहा कि ये मजदूरों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो कमाल खान का बहुत बढ़िया सवाल आया है। नहीं सुनिए, मैं आपकी बात से लास्ट में कि 5 साल तक बैठे रहना, केवल 3 महीने के लिए कार्यकर्ता को दौड़ाना और वोट डालना, समाज के अधिकार से, आरक्षण से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। तो सर्वाधिक दिक्कत है ना सर। कांग्रेस लोगों का कहना है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कहते हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्रेटजी होती है कि अगर राजनीति करने का इस देश में हक जो है सवर्ण समाज को है, अगर ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, कांग्रेस सब विरोध करेगी तो उसको जेल में नहीं डालेगी, लेकिन अगर कोई SC ST OBC का नेता सड़कों पर आता है तो उसको जेल में डाल देती है। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी आए, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस आए, कोई SC ST OBC आ ही नहीं पाए। और 70 साल में या तो कांग्रेस के पास पैसा है या बीजेपी के पास पैसा है, राजनीति यही तो लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसा, ये बात तो ये बेसिकली 2 ही नेशनल पार्टियां हैं, और ये बात है कि इस देश की न्यायपालिका संविधान से हट के काम कर रही है और दलितों और पिछड़ों को ही खिलाफ में काम करती है। लालू जी
को जेल में डाल दिया। दुरई जो आईएएस अफसर था, आईपीएस अफसर था वो कर्नाटक का, उन्होंने पुस्तक लिखा है कि मैं इसका जांच अधिकारी था और लालू जी को फंसाया है। तो इस देश में बहुजनों को, दलित और पिछड़ों को फंसाया जाता। मुसलमान भी टारगेट पे आ गए, मुसलमानों को तो ज्यादा ही टारगेट में लिया गया है। तो न्यायपालिका के द्वारा, सीडी के द्वारा, ईडी के द्वारा, ये जितनी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का दुरुपयोग दलितों, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए किया जा रहा है। सर मैं तो बहुजन आइडियोलॉजी पर भरोसा करता हूँ। मुझे लगता है सबको एक बात बताइए सर कि आपने ओबीसी पर सवाल खड़े किए। मैं भी मानता हूं कि सबसे ज्यादा शैक्षिक पिछड़ापन है ओबीसी में, आरक्षण ओबीसी को बहुत बाद में मिला है। लेकिन इस बात को आप कैसे डिफेंड करेंगे? इस देश में कोई भी पार्टी बने, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का तो रिप्रेजेंटेशन सुरक्षित है। आपको उतनी संख्या में एमएलए एमपी बनाना है। जिसकी भी सरकार होती है उसमें 131 लोग, आपका लोकसभा में 131 का रिप्रेजेंटेशन है। आखिर क्या मजबूरी है कि एससी एसटी के जो सांसद सत्ता में होते हैं वो किसी भी तरह के मतलब विरोध नहीं करते हैं, जबकि सत्ता से उनके कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जिसमें वो जब एससी एसटी के लोग उसमें रहते हैं तब वो विरोध नहीं करते हैं। आप इकलौते एग्जाम्पल है। मैं आपको बरी कर रहा हूँ क्योंकि आप बीजेपी में रहते हुए बीजेपी का विरोध कर रहे थे। ये ताकत बाकी लोग क्यों नहीं दिखा पाते हैं? एससी एसटी के जो आप ओबीसी को ब्लेम कर रहे हैं, ओबीसी को तो कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है रिप्रेजेंटेशन में। ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन जाति का तो लाभ ले रहा है। जिस जाति के लिए आ रहा है उस जाति की तो बात करे, वो तो बेईमान है। लेकिन एससी एसटी वाले क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, सत्ता में बैठे हुए हैं। अब देखिए, एससी एसटी के एमपी एमएलए कभी भी दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए नहीं बोलेंगे। आगे 25-50 साल में भी नहीं बोलेंगे। रास्ता क्या है फिर? क्या किया जाए? समाज क्या करे? आप सुन तो लें, इसलिए कि जो बोलेगा उसकी गर्दन काटेंगे। 1000 लाइन में लोग खड़े हुए हैं। उसका कारण है कि यही ये समाज है, ये जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, सवर्णों को नेता मान लेता है, अपनों को नेता नहीं मानता है। और जब चुनाव का समय आता है तो दलित समाज अपने आप तय कर लेता है कि मोदी जी को वोट देना है, कि राहुल गांधी जी को वोट देना है, कि ममता को वोट देना है। दलित चाहे जितना उनके बीच में लड़ता रहे, ईमानदारी से लड़ता रहेगा, लेकिन उस समय उसकी ऐसी मानसिकता है, जागृति का अभाव है, मानसिकता है, साइकोलॉजिकल है कि अपने को नेता नहीं मानता। ज्यादा से ज्यादा अपने जाति के आदमी को नेता मान लेगा थोड़ी देर के लिए, बाकी सवर्णों को ही नेता मानता है। ये समाज का भी किया जाए। रास्ता क्या है सर? अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। सबसे ज्यादा कास्ट एट्रोसिटी है, चाहे बीजेपी के राज हो, वहां थोड़ा कम है। बीजेपी के राज हो या कांग्रेस के राज हो, लोग मारे जा रहे हैं। अब तो पिछड़े मारे जा रहे हैं। कोई नया चीज निकलता दिख रहा है? देखिए ऐसा है, आप लोग भी इस मुद्दे से हटो। अत्याचार ये निरंतर रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसका अत्याचार रोकने का तरीका है कि भागीदारी पर आप लोग सवाल करो। आज क्या हुआ कि ये जो कोरोना की आड़ में जो उन्होंने आर्थिक पैकेज दिया, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ जानते हैं? दलित समाज को हुआ, ओबीसी समाज को हुआ। इन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडर स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में उनका व्यापार हुआ करता था, अब खोल दिया गया। जैसे हाल है, डिफेंस है, डिफेंस में 8-9 लाख एम्प्लॉइज है, उसका निगमीकरण किया जाएगा, उसके बाद निजीकरण हो जाएगा। और डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। एयरपोर्ट एक पैसा भी सरकार से नहीं लेता, हजारों करोड़ सरकार को कमा देता है। 6 एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। उसके बाद में 22 अप्रैल को, जहां खम्मम जिला, आदिलाबाद, 4 जिले ऐसे हैं तेलंगाना में जहां 100% शेड्यूल ट्राइब है, वहां 100% शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया 22 को। 2 दिन पहले तमिलनाडु की याचिका सीपीएम और डीएमके की तरफ से कि अखिल भारतीय जो मेडिकल और डेंटल का जो सीटें हैं वो तमिलनाडु के लिए 50% छोड़ी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि ये आरक्षण मौलिक अधिकार है। आप लोग इस पर आइए, अट्रोसिटीज आप सेकेंडरी पोजीशन पर करिए। जब तक भागीदारी नहीं होगी नहीं रुकेगा। हुआ क्या कि जो परिवर्तन आया, भागीदारी से परिवर्तन आया है। वो मीडिया के अंदर आना चाहिए।
ये सवाल। अब क्या अमेरिका में 5 ब्लैक बिलियनर हैं, 2000 जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के अंदर, तो न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर की बात मैं बता रहा हूँ। 8% मिलियनर है, गोरों के बराबर टक्कर कर रहे हैं मिलियनर, भले बिलियनर कम, बिलियनर 5 है वहां पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 है वहां पर, सीईओ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाइम टर्नर वगैरह कंपनी। जब तक आप भागीदारी रिसोर्सेज की बात नहीं करोगे, वो आपकी एट्रोसिटीज हजारों वर्ष से आ रही, अभी और दिनों तक चलती रहेगी। ये इसके, तो इसलिए आपसे भी आग्रह है, जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसकी बात करिए, भागीदारी की बात करिए। गोरे लड़ाई लड़ रहे हैं अश्वेत के, और न्यूजीलैंड में कौन सा अश्वेत है, ऑस्ट्रेलिया में कौन है, सेंट कोलंबस की मूर्ति गिराने वाले कौन है, गोरो हैं। और मिलिगन की मूर्ति कौन गिराया, गोरे हैं, अपने बिरादरी के अपने पुरखों की मूर्तियां उन्होंने गिराया। जो कि अमेरिका, इसीलिए अमेरिका महान बना रहेगा। इस आंदोलन से मैंने देख लिया कि अमेरिका को कोई पीछे करने वाला नहीं है। जो समाज इतना जागरूक, इतना ह्यूमैनिटी, इतना मानवता है कि गोरे किस तरह से वहां का आर्मी का, प्रेजेंट आर्मी, पहले का आर्मी विद्रोह करने की स्थिति में आ गया ट्रंप की बात को। पुलिस चीफ कहता है ट्रंप को अगर बोलना नहीं आता है तो कम से कम जुबान बंद किया जाना चाहिए। वहां की पुलिस ने फायरिंग करने से मना कर दिया, पुलिस ने इस्तीफा दिया। ये सब गोरे ने, उनका न्यायिक चरित्र है, उनका राष्ट्रीय चरित्र है। यहाँ के गोरे, भारत में किनका न्यायिक चरित्र नहीं है? सवर्णों का न्यायिक चरित्र नहीं इस देश के अंदर। ये बातें आपको उठानी चाहिए। तो पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए? अब पीड़ित पक्ष को जागृत होना चाहिए, और मतलब है कि बाबा साहब ने कहा था बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। पीड़ित पक्ष को नास्तिक होना चाहिए। पीड़ित पक्ष में आपस में जाति, चमार, खटीक, पासी, धोबी, ये भयंकर है। द ग्रेट चमार कहेंगे तो पासी और वाल्मीकि जुड़ेगा। द ग्रेट बहुजन से काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों के रास्ते बंद हैं। कहां से आएगा कोई और उदित राज? आप पत्रकार बनाने की बात कर रहे हैं, मेरे अलावा कोई बोल नहीं रहा। 21 जून को हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं पूरे देश का, और 3 महीने लगातार मैंने 30 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस किया है, जूम कॉन्फ्रेंसेस किया, पूरे देश में जगाया इन मुद्दों को लेकर के कि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा, यही जब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिया तो 50% की आरक्षण की सीमा टूटी, तब एक भी जज इस देश के अंदर सवर्ण आरक्षण के खिलाफ नहीं टिप्पणी किया। और जहां SC ST OBC की आती है, सीमा लगा देते हैं। इस मुद्दे पर हम कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है सर? लोगों को आजकल FIR हो जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, आप पर भी एक FIR हो गया। अगर मतलब उसके लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। आप डॉक्टर उदित राज के राजनीति से सहमत हैं कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुजन के नाते आपको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि सभी समय पर जब ये सत्ता पक्ष में थे तो भी, और जब सत्ता के खिलाफ है तो भी, समाज के मुद्दे पर हमेशा उदित राज ने अपनी बातें रखी हैं। और आखिर हम बहुजन यही तो चाहते हैं कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हों और वो आपकी आवाज उठाएं। क्योंकि सच में आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, बिजनेस हो, ब्यूरोक्रेसी हो या यूनिवर्सिटी हो, आपको अलग थलग कर दिया गया है और हालात और खराब होते जा रहे हैं। और कोरोना तो ऐसा लग रहा है कि बहुजनों को अधिकार छीनने के लिए ही प्लान किया गया है। खैर, बहुजन कोरोना एक महामारी है, लेकिन जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, उदित राज जी, लास्ट सवाल, कोलोजियम सिस्टम, जुडिशियरी, कैसे लड़ेंगे आप लोग? मैंने एक लेख लिखा, जेल में डाल दिया जा रहा है। मैंने लेख लिखा है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा दलितों पिछड़ों, उसका कारण हमने बताया है। 5-7 कारण हमने लिखा, वो क्विंट में लेख छपा भी हुआ है कि इन कारणों से मुझे वो दृष्टांत याद आता। बाबा साहब ने जब 1945 में
विधान परिषद में, बंबई के विधान परिषद में कहा था कि क्या मेरे मित्र आश्वस्त कर सकते हैं जो सवर्ण हैं कि सवर्ण जज हो और मुकदमा दलित का हो, पिछड़े का हो, न्याय दे सकेंगे? तो ये जो जजेज का नियुक्ति हो रही है, मैं बहुजन नेताओं के लिए इसका मैं अपराधी मानता हूं कि जब तो आपको क्या लग रहा है अभी अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी हालत हो गई है हमारी? बिल्कुल अंग्रेजों के समय में रूल ऑफ लॉ, राम मनोहर लोहिया ने कहा कि अंग्रेजों से जितना फायदा दलितों को हुआ किसी से हो नहीं सकता। फूले ने भी कहा है, बाबा साहब अगर अंग्रेज न होते तो बाबा साहब न होते, अंग्रेजों की वजह से हम लोग इस स्थिति में आए। तो अंग्रेजों को कांग्रेस ने भगाया, क्या कांग्रेस के रूप में इस देश में फिर से बहुजनों को गुलाम बना दिया गया? शुरुआती 60 सालों में कांग्रेस चाहती तो और बेहतर स्थिति होती। देखिए, देश की बात अलग होती है, वो अलग बात होती है। उम्मीद थी कि जब अपना राज होगा, जब तो 10 साल के लिए ही आरक्षण था ना राजनीति में, या मान के चल रहे थे बाबा साहब, या माना जा रहा था कि भारत बदलेगा, लेकिन नहीं बदला। वो सर, तो आजादी की लड़ाई। आखिरी सवाल सर, कोई उम्मीद की किरण दिखती है आपको? नहीं, मुझे ज्यादा उम्मीद की किरण नहीं दिखती। मुझे ज्यादा उम्मीद की किरण नहीं मिलती, वो जो निराशा है। ये अभी रामविलास पासवान जी सर्वदलीय पार्टी की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात। अरे भाई, एक ही जगह तो इसकी कुंजी है, मोदी जी हैं। न्यायपालिका मोदी जी के पैरों के तले है। तो आपको क्या लगता है? अरे बात तो करने दीजिए ना मुझे। तो आप जो है इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहे हैं? आप उसी सरकार में हैं, मोदी जी से कहिए कि जज को डांट दें, वैसे हो जाएगा। अर्नब का मामला रातों रात सुना जाता है, 8 करोड़ मजदूरों को मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं देती। तो पासवान जी जुडिशरी के खिलाफ आज तक हमारे अलावा कोई बोला? मायावती में है हिम्मत एक शब्द बोलने का? पासवान जी जाकर के मोदी जी के कहते कि हम छोड़ेंगे, सरकार छोड़ेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहो, सुप्रीम जैसा सरकार चाहेगी वैसे सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो सर, आप भी तो दोनों जगह मोर्चा खोलते हैं। आप बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोले हैं, अपने नेताओं के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं किया। अपने नेताओं में तो एकजुटता बनानी पड़ेगी ना सर। नहीं, एकजुटता किस बात का एकजुटता? मायावती ने तो किसी भी दलित नेता से सबसे पहले गाली देना, अटैक करना। पासवान दूसरा जाति के हैं, वो इस जाति का है, बंगारू लक्ष्मण इस जाति के, पुनिया इस जाति का है। इन्होंने ये कभी किसी से मिलते हैं? सबको मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, मायावती को छोड़ के एक अलायंस की तरफ आप चाहें तो बढ़ सकते हैं। आप बताइए कौन सा अलायंस है? बहुजनों के बहुत सारे युवा हैं सर। आज पूरी दुनिया, भारत में सोशल एक्टिविज्म चरम पर है। युवा उतना बोल रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं, मर भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। क्या उदित राज जी उन लोगों को आगे करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे? बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं और होना भी चाहिए। एक और छोटा सा सवाल सर, चूंकि मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल भी मानता हूँ, आप बहुजन समाज के धरोहर हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, आपने ब्यूरोक्रेसी देखी है, आपने संसद देखा है, आपने लंबा सड़कों पर संघर्ष भी देखा है। क्या लग रहा है हमारे नेता ये सब तभी करते हैं जब वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं? कंफर्ट जोन आते ही वो सब भूल जाते हैं, ये इस तरह के आरोप लगते हैं। हमने ये चीजें कंफर्ट जोन में ज्यादा किया है। जब डिप्टी कमिश्नर था तो पूरी लड़ाई हमारी चरम सीमा पर थी। बीजेपी में था तो भारत बंद करा, बीजेपी में था तो संसद के पटल में मोदी जी के सामने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट सवर्णों का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ज्यादा काम कर रहा, तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं 99% ये कह सकता हूं कि आज के हालत को देख करके कंफर्ट जोन में रहेंगे तो नहीं बोलेंगे। जनता से कुछ उम्मीदें दिख रही है लोगों में? सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें, लोगों में सोशल मीडिया का योगदान है, बढ़ा है। आप भी लोग ट्विटर पर आए हैं, अच्छी बात है, और फेसबुक पर भी आए हैं, और आपका व्हाट्सएप पर आए हैं। सोशल मीडिया, अगर ये सोशल मीडिया मल्टीनेशनल कंपनी की न होती तो यह भी प्लेटफॉर्म हमें न मिलता। जैसे टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर आज हमारे लिए नहीं। आप एक विभाग राय रखते हैं सर, आपको तो फिर भी टेलीविजन पर बहुत जगह मिलती है।
इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, राष्ट्रपति को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। क्या लग रहा है ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है और कमान किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, आरएसएस? कौन कहते हैं बैकवर्ड हैं? भले बैकवर्ड है वो शेड्यूल कास्ट से, इनकी कास्ट तो पहले जनरल थी, बाद में बैकवर्ड में इंक्लूड हुई। एक बात। दूसरी बात है राष्ट्रपति तो दलित हैं। विचारधारा राष्ट्रीय ये कोविंद जी की हालत ये थी कि इनको 2014 में टिकट देने लायक नहीं समझा था और 20 मई 2014 को मेरे यहाँ खुद बायोडाटा लेके आए थे और कहा कि भाई साहब मेरी सिफारिश कर दीजिए कि पार्टी हमें कुछ दे। और आपने देखा है कि योगी जी के सामने खड़े रहते हैं, मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो सब पीएमओ चलाता है। इस सरकार की बागडोर किसके हाथ में? मोदी, अमित शाह या कोई और है तीसरा? बस मोदी, अमित शाह और इस देश के पूंजीपति आरएसएस। और क्या? आरएसएस के हाथ में है? आरएसएस के भी हाथ में, मोदी के हाथ में, अमित शाह के हाथ, अंबानी के हाथ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी कठपुतली हैं, सब कुछ आरएसएस मोहन भागवत के हाथ में। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा नहीं मानता। क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, जब कांग्रेस के सवर्ण नेता आरएसएस से इतने प्रभावित है कि बीजेपी में चले जाते हैं, तो जो बीजेपी के सवर्ण नेता होंगे उनका आरएसएस से कितना लगाव होगा? देखिए ऐसी बात नहीं। मोदी जी आरएसएस के खिलाफ करके राजनीति चला कर सकते हैं, बीजेपी में बने? नहीं, मोदी जी आरएसएस की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहां तक फैसला लेने की बात है, डिसीजन लेने की बात है, वो आदमी आज वन मैन इंस्टीट्यूशन है और वो आरएसएस या गैर आरएसएस वो जो समझ में आ जाए, वो विचारधारा रिप्रेजेंट हो रही है, ये बात तो ठीक है। आप उदित राज जी के राजनीतिक गोल पोस्ट से सहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बहुजन के नाते आपको समझना पड़ेगा कि चाहे वो आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, एक शानदार सूझबूझ रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो बोलने की हिम्मत भी रखते हैं और उसका खामियाजा भी उठा रहे हैं। आप लोग को आज की बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। हो सकता है कि कल उदित राज जी भी आपको जेल में दिखे, मैं भी जेल में देखूं, क्योंकि देश में हो वही रहा है, जो बोल रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना ख्याल रखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।